हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायर पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 2.8.2। तो दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने डेफिनेशंस अच्छे से देखी होंगी, क्योंकि दोस्तों इनका यूज़ हम आज वाली थ्योरम में भी करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर या कहूँ तो आने वाली पूरी बुक के अंदर ही दोस्तों इन डेफिनेशंस का यूज़ होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार डेफिनेशंस को रिवाइज कर लें और तभी इस थ्योरम को करें। तो दोस्तों थ्योरम में हमें कहा गया है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। तो दोस्तों हमें दिखाना है कि हर एक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड भी होती है, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यानी दोस्तों अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर कोई सीक्वेंस दोस्तों कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी ये ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से ये प्रूफ करके दिखाना है। तो दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं हमारी an एक सीक्वेंस है जो ही क्या है दोस्तों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ पर दोस्तों हम सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है जहाँ पर an क्या है दोस्तों nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसकी हेल्प से दोस्तों हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। जहाँ पर दोस्तों हमारी सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस एक फंक्शन था जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और डोमेन कोई भी रियल नंबर का सबसेट होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो दोस्तों उसके लिए ये वाली डेफिनेशन होल्ड करती है, जहाँ पर आता है आपका मोड an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी जब जब n नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर m से बड़ा होगा, यानी वो सभी नेचुरल नंबर दोस्तों जो किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर m से बड़े होंगे, उन सभी के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, जहाँ पर an क्या है दोस्तों आपकी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, l आपकी लिमिट है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल क्या है दोस्तों कोई भी एक रियल नंबर है जो कितना भी छोटा हो सकता है। तो दोस्तों जब आपकी ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तब आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी an l को अप्रोच करेगा जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। कि दोस्तों हमने यहाँ पर दिखाया है जो हमारा m है दोस्तों उससे बड़े सभी नेचुरल नंबर लेने हैं, और दोस्तों m खुद एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एप्सिलॉन जितना छोटा होगा m उतना ही बड़ा होगा, और जितना m बड़ा होगा उतनी जल्दी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो दोस्तों यानी जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो आपका an l को टेंड करेगा और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर याद रख रहे हैं क्या बात है दोस्तों, l आपका क्या होता है दोस्तों फाइनाइट नंबर। तो दोस्तों हमने कहा कि हमारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमने मान लिया लेट दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। तो दोस्तों इस लाइन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मेरी सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करती है जब मेरा एन इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या दिखाएं दोस्तों, जो हमारी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एन वो है बाउंडेड। तो दोस्तों इस फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। तो दोस्तों क्योंकि हमने देखा जब भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो हमारी ये वाली डेफिनेशन होल्ड करेगी, तो दोस्तों मैं इसका यूज़ करूंगा। क्योंकि हमारी an की लिमिट दोस्तों l है, तो मैं लिखूंगा मोड ऑफ an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया है, तो वो m पे डिपेंड करेगा, या कहे तो m एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। और दोस्तों यहाँ पर n इन्फिनिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जब जब एप्सिलॉन छोटा होता रहेगा वैसे वैसे m बड़ा होता रहेगा, और जैसे जैसे m बड़ा होगा वैसे वैसे दोस्तों n हमारा इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, यानी इन्फिनिटी में पहुंचने लगेगा। अब दोस्तों कहीं पर आपको कई जगह m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर लिखा मिलेगा दोस्तों नेचुरल नंबर की जगह। तो दोस्तों आपको याद रखना है नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते तो हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 यही नंबर्स होते हैं। और दोस्तों जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आती है तो वो नेचुरल नंबर ही हो जाते हैं, क्योंकि ना तो 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव। तो दोस्तों जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों चाहे आप लिखें m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या लिखें m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो एक ही बात होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपकी कोई चीज़ मोड में होती है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो वैल्यू आ सकती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो दोस्तों मैं इस मोड को खोलूंगा तो दोस्तों एक मेरा आएगा प्लस का एप्सिलॉन, एक आएगा माइनस का एप्सिलॉन। ये स्टेप आपको याद रखना है दोस्तों कि जब आपकी ये क्वेश्चन दी गई हो
तो आप इसको इस रूप में खोल सकते हैं, जहाँ पर अगर आप मोड खोलेंगे तो इस तरफ आएगा प्लस एप्सिलॉन, इस तरफ आएगा माइनस एप्सिलॉन, और ये साइन दोस्तों दोनों तरफ अनचेंज रहेगा। यानी अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो लेस देन रहेगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन रहेगा। अब दोस्तों मैं तीनों तरफ एल को ऐड कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर एल को ऐड करूँगा तो ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा। जब दोस्तों मैं यहाँ पर एल को ऐड करूँगा तो यहाँ पे एल आ जाएगा, और यहाँ पर एल को ऐड करूँगा तो एल प्लस ये आ जाएगा। यानी दोस्तों मैं इस एल को हटाने के लिए यहाँ पर तीनों तरफ एल को मैंने ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये हमारी कंडीशन बन गई। यानी दोस्तों मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ पर मेरा मोड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, पर आप दोस्तों इससे ये वाली चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये हमारी कंडीशन है। अब दोस्तों आपको क्या लेट करना है, आपको लेट करना है कि टी मिनिमम है किसमें से A1 A2 A3 AM-1 अप टू L माइनस एप्सिलॉन। दोस्तों इसको समझने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप इन सीक्वेंस की कुछ एग्जाम्पल्स को कंसीडर कीजिए ताकि आपको इन दो लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मान लीजिए मेरी एक सीक्वेंस है जिसकी मैंने एन टर्म कहा है कि वो कैसे है दोस्तों, n/n+1, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ n से ऊपर नीचे डिवाइड करके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे करते करते टर्म निकाले इस रूल से, तो दोस्तों वो क्या आएंगी, वो आएंगी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। और दोस्तों कहीं ना कहीं n/n+1 भी होगी, और ये जाएगी दोस्तों इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेचुरल नंबर दोस्तों हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। यानी दोस्तों ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटी नंबर कौन सा है, 1/2। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिमिट निकाल लूँ इस एन की, यानी मैं कहूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो दोस्तों वो इस रूल से, क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों वो यहाँ से क्या आएगी, वो यहाँ से आएगी दोस्तों क्या आपकी 1। तो दोस्तों यानी ये एक सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है जिसकी स्मॉलेस्ट टर्म 1/2 है और ग्रेटेस्ट टर्म 1 हो सकती है, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर रही है। तो दोस्तों ये इसका लोअर बाउंड है, ये इसका अपर बाउंड है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल कंसीडर कीजिए जहाँ पर हमारी सीक्वेंस है -n/n+1, यानी दोस्तों ये वाली पॉजिटिव थी और ये वाली नेगेटिव सीक्वेंस है। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों -1/1 + 1/n, क्योंकि दोस्तों मैंने n से ऊपर नीचे यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही दोस्तों अब इसकी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे टर्म निकालिए, वो ये आएंगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये आएगा -1, और दोस्तों यहाँ पर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्या है, -1/2, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं अगर हम नंबर लाइन खींचें तो दोस्तों अगर यहाँ पर 0 हो, यहाँ -1 हो, यहाँ -2 हो, तो दोस्तों आप जानते हैं -2 लेस देन होता है किससे, -1 से। यानी दोस्तों नेगेटिव केस में वैल्यू उलट जाती हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर -1/2 बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। तो दोस्तों ये सीक्वेंस ही बाउंडेड है, जहाँ पर हमारा ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ आपको क्यों दिखाई, ये मैंने इसलिए दिखाई दोस्तों क्योंकि हमें इस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है, और बाउंडेड दिखाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक छोटी वैल्यू मिली है, एक बड़ी वैल्यू मिली है। पर दोस्तों आप ये भी तो सोचिए ना कि जो आपकी सीक्वेंस की बाकी टर्म्स होंगी, ये दोस्तों किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है दोस्तों आपका एक पर्टिकुलर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यानी दोस्तों मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है और ये आपकी डिफरेंट सीक्वेंस की टर्म है, यानी मैं मान लेता हूँ A1 A2 A3। यहाँ पर दोस्तों ऐसे चलते चलते यहाँ पर आपकी कहीं टर्म आई AM-1, यहाँ पर आई AM, और यहाँ पर आई AM+1, और दोस्तों आगे चलते चलते ये टर्म कहीं AN भी आई। तो दोस्तों n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m कब है दोस्तों, इन टर्म से आगे। तो दोस्तों हमने इस इंटरवल की बात की है केवल सीक्वेंस के, तभी ये कन्वर्जेंट कहलाती है। तो दोस्तों इन टर्म्स को क्या हुआ, इन टर्म्स में तो हमें पता ही नहीं मिनिमम टर्म कौन सी है, क्योंकि दोस्तों हमने सीखा अगर हम कोई रैंडम सीक्वेंस लेते हैं तो उसके अंदर टर्म्स इंक्रीजिंग भी हो सकती है दोस्तों और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। एक और सीक्वेंस देखिए दोस्तों, ऐसी तरह सीक्वेंस को हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं, जहाँ पर अल्टरनेट साइन आते हैं। तो दोस्तों ये भी एक सीक्वेंस है जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं दोस्तों किससे, -1 की पावर n-1 से। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 1 2 3 लिखते जाएंगे तो आपको A1 A2 A3 की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों वो वाली सीक्वेंस ऐसे बनेगी 1 -1 1 -1 1 -1। तो दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेट साइन आते हैं, तो ऐसी सीक्वेंस को दोस्तों हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू
-1 है। तो दोस्तों ये भी तो बाउंडेड सीक्वेंस है, पर ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ना तो यहाँ पर टर्म इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे ही दोस्तों ये वाली सीक्वेंस देखिए, जहाँ पर पहली टर्म आपकी दोस्तों है 1/n, दूसरी है -1/1। यहाँ पर दोस्तों थर्ड टर्म है 1/2, अगली टर्म है -1/2। यानी दोस्तों जो यहाँ पर an का रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि -1 की पावर n-1/n। तो दोस्तों यहाँ पर भी ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना डिक्रीजिंग, और टर्म्स अल्टरनेट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू दोस्तों -1 है, क्योंकि दोस्तों जो आगे वैल्यू हैं वो इन दोनों से छोटी ही आ रही हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस बाउंडेड कई रूप में हो सकती है, जहाँ पर दोस्तों an, a2, a3 इनमें से कोई भी मैक्सिमम टर्म भी हो सकती है और मिनिमम टर्म भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टी उस नंबर को चूज करना है जो इन सभी टर्म्स में से मिनिमम हो, यानी m से पहले जितनी भी टर्म्स हमारी सीक्वेंस के अंदर आई हैं उन सभी में से दोस्तों मिनिमम वैल्यू, और इस वैल्यू को हमें कंसीडर करना होगा कि दोस्तों हमें an को किसी नंबर से बड़ा दिखाना है, और बड़ा दिखाने के लिए दोस्तों हमें इस नंबर को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उन सभी नंबर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा जो इस इंटरवल के अंदर नहीं आए, क्योंकि ये इंटरवल दोस्तों किसके लिए है, n की उन वैल्यूज़ के लिए जब हमारा am आना स्टार्ट हो गया था, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो गया था। m-1 तक हमें दोस्तों कोई भी अंदाजा नहीं है कि हमारी टर्म्स कैसी थी। तो दोस्तों इसी कारण हमने यहाँ पर लिखा है कि t इन सभी टर्म्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू कंसीडर करें, ताकि हम an को ग्रेटर दिखा सकें दोस्तों किससे, एक रियल नंबर t से। ऐसे ही दोस्तों इनमें से कोई वैल्यू मैक्सिमम होगी और कोई वैल्यू दोस्तों मिनिमम होगी। तो दोस्तों हमारा कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सभी वैल्यूज में से किसी मैक्सिमम वैल्यू को। कि दोस्तों ये वैल्यू इससे बड़ी है, L प्लस एप्सिलॉन दोस्तों हमारा an से बड़ा है, पर दोस्तों इससे बड़ी वैल्यू भी तो इस इंटरवल के अंदर लाई कर सकती है। जो हमारे m से पहले के सभी सीक्वेंस की टर्म्स थी उनमें भी तो कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है। और दोस्तों हमें तो an के लिए बात करनी है जब n बड़ा हो m से। तो दोस्तों हम यहाँ पर t को ऐसी कंडीशन में लेंगे जो इन सभी वैल्यूज में दोस्तों बड़ी वैल्यू होगी, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर दिखाया, जैसे कि हमने दिखाया कि यहाँ पर टर्म्स अल्टरनेट भी आ रही हैं और साथ ही साथ दोस्तों चेंज भी हो रही हैं और घट बढ़ भी रही हैं। पर दोस्तों देखिए यहाँ पर मैक्सिमम टर्म पहली टर्म आई और मिनिमम टर्म दूसरी टर्म आई। आगे वैसे कोई सी भी टर्म हो, चाहे वो 1/3 हो, -1/3 हो, 1/4 हो, -1/4 हो, ऐसी टर्म्स आती रहेंगी दोस्तों। पर दोस्तों जो हमारी a1 और a2 है उसी के बीच में दोस्तों हमारी यहाँ पर क्या है हो गई, सीक्वेंस दोस्तों हमारी बाउंडेड निकल के आ गई, क्योंकि हमने देखा कि ये वैल्यू कौन सी है दोस्तों, a2 की वैल्यू है, और जो हमारी an की वैल्यू है वो a1 और a2 के बीच में है। तो दोस्तों हमने ऐसी प्रकार दिखाया कि इन वैल्यूज़ के अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लाई कर सकती है, और लाई करने से दोस्तों हमें टी और कैपिटल टी को ऐसी वैल्यू लेना है जो इनमें सबसे छोटी और इनमें सबसे बड़ी हो, ताकि हमारा an लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए किन्हीं दो पर्टिकुलर रियल नंबर से। अब दोस्तों हमने पढ़ा है जब भी हमारे सीक्वेंस की सभी टर्म्स किन्हीं दो पर्टिकुलर रियल नंबर के बीच में आती है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है। इस हिस्से दोस्तों वो बाउंडेड बिलो हो गई और इस हिस्से दोस्तों वो बाउंडेड अबव हो गई। ये आपको दोस्तों लोअर बाउंड होता है, ये अपर बाउंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टी हो गया लोअर बाउंड, कैपिटल टी हो गया अपर बाउंड, और ऐसे करके दोस्तों आपकी सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। तो दोस्तों आपका यही पार्ट था कि प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारी an एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी जो यहाँ पर लास्ट में जाके दोस्तों बाउंडेड प्रूव हो गई। अब दोस्तों हमें दिखाना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब दोस्तों नॉट ट्रू दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है। अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल भी दिखा देंगे जो इस कंडीशन को, कन्वर्स की कंडीशन को फॉल्स करता है, तो हमारा चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। तो हमें क्या दिखाना दोस्तों, हर वो सीक्वेंस जो बाउंडेड होती है वो जरूरी नहीं दोस्तों कन्वर्जेंट भी हो। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल में एक ऐसी सीक्वेंस दिखाई भी है। ये देखिए दोस्तों ये सीक्वेंस कैसी है। ये सीक्वेंस दोस्तों हमारी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है। पर दोस्तों ये सीक्वेंस क्या है हमारी, नॉन कन्वर्जेंट, क्योंकि दोस्तों इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ओसिलेटिंग सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस दोस्तों जो अल्टरनेट साइन की होती हैं उनको हम ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। कि दोस्तों जो इन सीक्वेंस के अंदर हमारी an की लिमिट निकलती है दोस्तों n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, वो फिक्स नहीं होती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं इन्फिनिटी पे आपको पता नहीं ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या दोस्तों इसकी वैल्यू -1 भी आ सकती है जब हमारा n इन्फिनिटी को टेंड करे। तो दोस्तों हमने तो पढ़ा है कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है दोस्तों, यूनिक होती है। और दोस्तों अगर यहाँ पर कोई लिमिट यूनिक नहीं मिलती तो वो हो गई दोस्तों नॉन कन्वर्जेंट। दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंस की
दो लिमिट मिलेंगी, डिपेंड करेगा एन आपका ओड है या इवन है। और इन्फिनिटी पे दोस्तों कोई इवन और ओड नंबर नहीं हुआ करता, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूनिक लिमिट नहीं मिली, तो ये नॉन कन्वर्जेंट है। पर दोस्तों ये बाउंडेड तो थी ना, तो दोस्तों इसी प्रकार आपका कन्वर्स ट्रू नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कंसीडर ए सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज गिवन बाय दिस रूल, जो हमारी ये बन के आएगी। यहाँ पर दोस्तों ये बाउंडेड सीक्वेंस आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर दोस्तों एन इन्फिनिटी पे जाने के बाद ए एन की लिमिट है या तो 1 आ रही है या -1 आ रही है, यानी दोस्तों वो यूनिक नहीं है। यूनिक ना होने से दोस्तों इसकी लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। और दोस्तों इसी कारण आप कह सकते हैं कि ये बाउंडेड तो है पर ये नॉट कन्वर्जेंट है। तो दोस्तों ये थी आपकी थ्योरम नंबर 2.8.2। अब दोस्तों करते हैं हमारी अगली थ्योरम, जो है हमारी थ्योरम नंबर 2.8.3। तो दोस्तों इस थ्योरम को भी बिल्कुल हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे, जहाँ पर हम सीक्वेंस के बाउंडेड होने की डेफिनेशन को लगाएंगे और दोस्तों सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये दोनों चीज़ याद रखनी है हर बार कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी थ्योरम को प्रूव करने में। तो दोस्तों हमें दिखाना है कि ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो दोस्तों हमें दिखाना है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर m या कोई नेचुरल नंबर m, क्योंकि दोस्तों हर पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर ही होता है, तो हमारा एक ऐसा m नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाए सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू हो। यानी दोस्तों यहाँ पर ए एल की जगह जो हम यहाँ पर एल लिखा करते थे उसके यहाँ केवल यहाँ पर ए एम आ जाए, जहाँ पर एम हमारा ये वाला इंटीजर है और एन हमारा यहाँ पर दूसरा इंटीजर है। उस केस में हमें ये वाली चीज़ दिखानी है, और दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पर एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब दोस्तों ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दोस्तों कोसी सीक्वेंस की है, जो इस डेफिनेशन से प्रूव होती है दोस्तों उस सीक्वेंस को हम कोसी सीक्वेंस कहते हैं। और दोस्तों आप एक्सरसाइज 3.2.3 के अंदर दोस्तों इस सीक्वेंस को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर दोस्तों हमें कहा गया है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, जब वो कोसी सीक्वेंस होती है। और दोस्तों कोसी सीक्वेंस कौन सी होती है, जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करती है। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 की भी एक थ्योरम आप मान सकते हैं कि ये वहीं की एक थ्योरम है, बस यहाँ पर नाम नहीं दिया गया हुआ। और एक्सरसाइज 2.3 में दोस्तों इसको ही कोसी सीक्वेंस के नाम से पुकारा गया है। तो दोस्तों आइए प्रूफ करते हैं। हमें क्या गिवन है दोस्तों, हमारी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। तो दोस्तों वी हैव गिवन बिकॉज अवर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हमने मान लिया दोस्तों कि हमारी सीक्वेंस क्या है, एल को कन्वर्ट करती है। और दोस्तों जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो ये वाली डेफिनेशन ट्रू होती है और ये दोनों डेफिनेशन भी ट्रू होती है। तो हमने मान लिया हमारी सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करती है दोस्तों, एल, दैट इज अवर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। अब दोस्तों सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करती है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m या पॉजिटिव इंटीजर m। दोस्तों हमने लिख दिया फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसको कहते हैं दोस्तों देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट को लिखने की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, आप चाहे तो इस सिंबल को याद रख सकते हैं, या यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अलग से भी लिख सकते हैं दोस्तों वर्डिंग की फॉर्म में। तो दोस्तों हमारा एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये वाली कंडीशन ट्रू हो, यानी दोस्तों a n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दोस्तों आप याद रखिए जो भी यहाँ पर एप्सिलॉन होता है उसके लिए केवल एक कंडीशन होती है कि वो 0 से बड़ा कोई नंबर हो। यहाँ पर आप दोस्तों डेल्टा या कोई गामा सिग्मा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, वो 0 से बड़ा नंबर हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार मैंने एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर एक वजह से किया है ताकि आपको इसका कारण आगे समझ में आएगा। पर दोस्तों कंडीशन क्या है, ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। और दोस्तों क्योंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी 0 से बड़ा है, तो दोस्तों हमारी ये कंडीशन वैलिड है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 किसी रीज़न से लिया है जो दोस्तों आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हमने देखा कि ये इक्वेशन हर उस नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है दोस्तों जो m के इक्वल हो या m हो। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर n की जगह m भी रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे इक्वेशन सभी उन नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड है जो या तो m के इक्वल हो या m से बड़े हों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं m या m से बड़ा कोई भी नंबर रख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बार के लिए m रख दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे इक्वेशन के अंदर m को लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोस्तों m के अंदर एक इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि ये इक्वेशन हर उस नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है जो m हो या m से बड़ा हो। तो यहाँ मैं m रख सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ मैंने ये लाइन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर नेचुरल नंबर की वैल्यू रखी है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर वैल्यू रखी है। और जो यहाँ पर n था दोस्तों वो एक रैंडम नेचुरल नंबर था, पर दोस्तों जो यहाँ पर नेचुरल नंबर m है वो एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसको हमने एग्जिस्ट करवाया है। तो ये कोई आर्बिट्री वैल्यू नहीं है, पर ये आर्बिट्री है दोस्तों, इसलिए हमने ये लिखा था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। पर ये m आर्बिट्री नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों हमें क्या चीज़ कंसीडर करनी है, हमें इस चीज़ को लेके
इसको प्रूव करना है, यानी इन सभी नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। तो दोस्तों आइए इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो दोस्तों हमने लिया an माइनस am का मोड। अब दोस्तों यहाँ पर मैं l को प्लस कर दूंगा और l को ही माइनस कर दूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमें यही दे दें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं l को प्लस और l को माइनस कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस l को तो मैंने इसके साथ रख लिया और इस l को दोस्तों मैंने am के साथ ले लिया। यहाँ से दोस्तों मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम की इक्वेशन होती है इनइक्वालिटीज़ के अंदर, जहाँ पर हम दोस्तों मोड a प्लस बी को लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं मोड a प्लस मोड बी के। दोस्तों आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा a हो गया और ये माइनस वाली टर्म से लेके हमारा सारा b हो गया। तो दोस्तों हमने लिखा ये टर्म लेस देन इक्वल टू है किससे, मोड a प्लस मोड b से, जहाँ मोड b के अंदर दोस्तों माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है। तो दोस्तों माइनस के अलावा जो यहाँ पे बचेगा वो प्लस ही तो होगा ना, तो दोस्तों यहाँ पर हम माइनस भी लिखेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोस्तों तो आपको जो माइनस है उसको आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर माइनस को हटा दिया और ये वाली इक्वेशन लिख दी। तो दोस्तों जो हमारा an माइनस am है वो लेस देन इक्वल टू आ गया दोस्तों किससे, an माइनस l से और am प्लस am माइनस l से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से, तो आप लिख देंगे ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से, और ये वाली टर्म भी दोस्तों लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से, तो हमने ये भी लिख दिया। इन दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे तो ये हो गया दोस्तों एप्सिलॉन के इक्वल। तो हमारा ओवरऑल क्या है दोस्तों, हमारा ओवरऑल आया दोस्तों कि जो हमारा an माइनस am है वो लेस देन है किससे दोस्तों, एप्सिलॉन से। और दोस्तों ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर n है वो तभी वैलिड है दोस्तों ये एप्सिलॉन वाली कंडीशन जब हमारा n m से बड़ा हो। तो दोस्तों जब हमारा n m से बड़ा होगा तभी आप यहाँ पर इसको लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तभी आपकी दोस्तों ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो दोस्तों ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारी an सीक्वेंस क्या है दोस्तों, कन्वर्जेंट, और उससे दोस्तों हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब भी हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो दोस्तों हमारी ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। और दोस्तों आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जब भी आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तब ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। और दोस्तों याद रखिएगा इस सीक्वेंस को आप कहते हैं कोसी सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस दोस्तों आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर फिर से आने वाली है, वहाँ पर दोस्तों यही डेफिनेशन काम आएगी। तो दोस्तों ये था आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कल मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।